बीमारियां हैं, पट्ठों की बीमारियां हैं और नसों की बीमारियां हैं, उसके साथ ये शोबा डील करता है। आपने एमबीबीएस कहाँ से किया और आप न्यूरोलॉजी के शोबे की तरफ कैसे आए? मैंने एमबीबीएस निस्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से किया और उसके बाद मैंने जो अपनी ट्रेनिंग है वो इब्तदाई 2 साल मेडिसिन के निस्तर मेडिकल कॉलेज ही में मेरी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फिर मैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैंने ज्वाइन किया एज पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी। तो मैं इस डिपार्टमेंट का पहला ट्रेनी हूँ। जब ये इस डिपार्टमेंट में न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो पहला ट्रेनी मैं इस डिपार्टमेंट का था। और फिर उसके बाद मैंने कुछ अर्सा चाइल्ड न्यूरोलॉजी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी काम किया और अपनी ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद चाइल्ड न्यूरोलॉजी में 2 साल काम किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी। वहाँ मैं शोबे का सरबराह भी रहा हूँ, तकरीबन 2 से ढाई साल का सरबराह रहा हूँ। इसके बाद मैंने एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ज्वाइन। अच्छा, ये तो बड़ी आपने खूबसूरत बात बताई कि आप इस शोबे के ग्रेजुएट थे पहले और आज इस शोबे के चेयरमैन है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जी। तो ये सफर जो है एक स्टूडेंट से एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ आप आए, तो ये सफर आपका कैसा रहा? अब ये मेडिकल की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले अपने सफर के बारे में बताएं। ये सफ़र ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, खुशी की बात तो है, अल्लाह का करम है और अल्लाह का फजल है कि मैंने जिस शोबे में, जिस इंस्टीट्यूट में एज पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी मैंने काम किया, वहाँ मैं एज सरबराह शोबा मैंने ज्वाइन किया, एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया। ये खुशी के साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मेरे असातिज़ा कराम ने जिस लेवल पर मुझे अपनी शफ़क़त से, मोहब्बत से पढ़ाया और एक मकाम तक पहुंचाया, मैं अब उसको उसी बेहतर अंदाज में और उससे रादर ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी पूरी कोशिश करूं कि इस शोबे को नई बुलंदियों पे लेके जा सकूं। अच्छा सर, मैं बताएं ज़रा अपने सुनने वालों को और देखने वालों को, ये जो असाब का निज़ाम अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया, असाब और पट्ठा का, ये है क्या? देखिए, एक कॉम्प्लेक्स निज़ाम है और कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी है। जैसे अल्लाह की तख्लीक हर किस्म के ऐब से पाक है, ऐसे ये निज़ाम जो है ये अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त बनाया है कि हम एक बात सुनते हैं, हमारा दिमाग उस बात को रजिस्टर करता है और फिर रजिस्टर करके हम जो सुनने वाले की जो कमांड है, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाता है कि आंखें खोलें तो हम उसको बात को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा ब्रेन उस कमांड को प्रोसेस करता है और फिर लेजिटिमेटली हम हमारे पट्ठों को, आँखों के पट्ठों को से फॉर एग्जांपल कमांड दी जाती है कि उन्होंने जो है वो बंद होना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है और इस तरह आँख बंद होनी है। सो ये एक अल्लाह का एक खूबसूरत निज़ाम है जो अल्लाह ने हमारे रोज़मर्रा के अफ़आल को सर अंजाम देने के लिए अल्लाह ने हमें अता किया है। और इस आसाबी निज़ाम में, पट्ठे के निज़ाम में, नर्व के निज़ाम में, दिमाग के निज़ाम में अगर कोई खलल वाक़ हो जाए तो उसके नतीजे में ऐसी डिसेबिलिटीज़, ऐसी माजूरियाँ जन्म लेती हैं कि जिसके बाद इंसान ये सोचता है कि अल्लाह की सेहत, अल्लाह की कितनी बड़ी अनायत और कितनी बड़ी मेहरबानी है। दो बहुत कॉमन बीमारियाँ, तीन बहुत कॉमन बीमारियाँ आसाब की, दिमाग की, आसाब की बीमारियाँ हैं न्यूरोलॉजी की। उनमें से एक बीमारी है स्ट्रोक, फालिज, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है। आप ये कह लें कि न्यूरोलॉजी की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक या फालिज जो है ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें अचानक से मरीज़ के दिमाग की शरियानों में कोई रुकावट आ जाती है या मरीज़ की शरियान फट जाती है, दिमाग की शरियान फट जाती है और उससे खून रिसने लगता है। इसके नतीजे में मरीज़ की जिस्म की एक साइड अचानक से कमज़ोर हो जाती है, चेहरा, बाजू और टांग एक साइड की, या चेहरा, बाजू और टांग सुन हो जाती है, अचानक से बीनाई चली जाती है। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जो कि काबिल बचाव भी है और काबिल इलाज भी है।
फिर दूसरी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अगेन बहुत ज़्यादा कॉमन है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी इसके बहुत ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं, ये मिर्गी है। मिर्गी जिसको आम लफ्ज़ों में एपिलेप्सी कहते हैं, झटके दौरे की कैफियत कहते हैं, ये भी एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल्स शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा और बेकायदा बरक़ियाती अखराज होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नॉर्मली भी हमारे सबके न्यूरॉन्स में होता है, जो कि हमारे डेली रोज़मर्रा के कामों के सर अंजाम देने में हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इखराज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और बेतरतीब इखराज हो जाता है तो ये फिर एक ऐसी कैफियत को जन्म देता है जिसमें मरीज़ के हाथ पांव उल्टे हो जाते हैं, अचानक से आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है और बसा औकात मरीज़ के दांत इस तरह भींचे जाते हैं ज़ोर से कि मरीज़ की ज़ुबान जो है वो दांतों में आके कट जाती है और यूरिन भी बीच में निकल जाता है। और हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि खुदा ना खास्ता इसको कोई जादू टूना आसेब हो गया है या इस पर कोई साया हो गया है, जबकि ये प्योरली एक ऐसी दिमागी बीमारी है जो कि काबिल इलाज है। बहुत हद तक हमें समझा जाता है, कंसीडर ये किया जाता है कि शायद प्रॉबेबली ये बीमारी इस तरह की बीमारी है कि जिसके अंदर सारी उम्र के लिए दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है और ये कभी भी ठीक नहीं हो पाती। ये भी मिथ्स इसके बारे में गलत है। ये काबिल इलाज दिमागी बीमारी है जो दवाइयों के सही इस्तेमाल से, सही अरसे तक इस्तेमाल से बहुत हद तक बेहतर हो जाती है और मरीज़ की अमूमी तौर पर 3 साल के बाद दवाई ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरी एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है, हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो हेडेक्स है, माइग्रेन है, जिसको आधे सर का दर्द कहा जाता है, दर्द शकीका कहा जाता है। ये बड़ी कॉमन बीमारी है, टीन एजेस में होती है, ख़वातीन को ज़्यादा अफेक्ट करती है मर्दों के निस्बत। और ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें सेंसिटिव हो जाता है दिमाग, आसाब जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और नॉर्मल स्टिमुलाई जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जैसे लाइट रोशनी और आवाज़, सो मरीज़ को ये होता है कि शदीद सर दर्द होती है, कभी सर के एक हिस्से में और कभी दूसरे हिस्से में। उसके साथ मरीज़ को अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने में मुश्किल होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है। और मरीज़ को जो 2 बहुत बड़ी फीचर होते हैं जहाँ से ये पकड़ी जाती है कि मरीज़ को इस हेडेक के दौरान आवाज़ भी बुरी लगती है, वो आवाज़ भी नहीं टॉलरेट कर सकता और उसको लाइट आंखों में चुभती है, बुरी लगती है। ये बड़ी कॉमन दिमागी बीमारी है जिसके साथ कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम भी एसोसिएट हो जाते हैं। फिर मरीज़ चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे रोता है और परेशान रहता है और उदासी का एक एलिमेंट आ जाता है। तो ये तीसरी एक दिमागी बीमारी है जो बहुत कॉमन है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बीमारी जो है जब दिमाग में जो मौजूद न्यूरॉन्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम शुरू हो तो ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम लेके चलते हैं, रीढ़ की हड्डी तक भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये न्यूरॉन्स जो अफेक्ट करते हैं रीढ़ की हड्डी को, तो वो रीढ़ की हड्डी का जो इलाज है क्या वो ऑर्थोपेडिक करेगा कि आप करेंगे? जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियां जो कि हराम मग्ज़ को अफेक्ट करते हैं वो तो प्राइमरीली जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। जैसे खुदा न खास्ता हराम मग्ज़ की टीबी हो जाए या हराम मग्ज़ में कोई दाग आ जाए जिसमें आसाब का वर्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके लिए रिसेंटली हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की, एक सेमिनार किया सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वर्ल्ड MS डे के मौके पर। ये बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो प्योरली न्यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आती हैं। ये आपने जो वर्ल्ड MS डे का, ये वर्ल्ड MS डे है क्या? वर्ल्ड MS डे के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको MS के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? इसको आम लफ्ज़ों में आसाब का वर्म कहते हैं। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग, हराम मग्ज़ और दिमाग से निकलने वाली सेकंड क्रेनियल नर्व ये अफेक्ट हो जाती हैं। ये बीमारी पूरी दुनिया में यंग एजेस पर, कम उम्री में माजूरी की बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह है और ये टीन एजेस में होती है और ख़वातीन को ज़्यादा अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। 3 गुना ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन में मर्दों की निस्बत।
ये बीमारी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात होती हैं, जिसमें मरीज़ के बिनाई का चले जाना, एक आँख की बिनाई का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, या दोनों आँखों की बिनाई का ख़त्म हो जाना, मरीज़ के हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, मरीज़ की एक साइड दायां बाजू दाईं टांग का सुन्न हो जाना, या मरीज़ की दायां बाजू दाईं टांग का कमज़ोर हो जाना, या फिर जो मैंने अर्ज़ किया था कि हराम मग़ज़ में अगर सोजिश हो जाए तो उसमें दोनों टांगों पे अचानक से कमज़ोरी हो जाती है और जिस्म का धड़ जो है वो नीचे से सुन्न हो जाता है, उसमें कोई जो है वो महसूसात नहीं रहती। इसके साथ मरीज़ को अचानक से उसका यूरिन का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो सकता है, या यूरिन अचानक से रुक सकता है, उसमें बंदिश आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी आम बीमारी है जो हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी को है, वो कहता है कि मेरी आंख बड़ी फड़क रही है, या मेरे जिस्म का कोई हिस्सा जो है ना ऐसे है जैसे फड़की लगी हुई है, मतलब ऐसा लगता है कि जिस्म का कुछ हिस्सा जो है ना उभरता है, घूमता है, वो महसूस होता है कि ये इसको हम कहेंगे कि थरथराहट सी होती है, आंखों में भी होती है, कानों में भी होती है, गले में भी होती है। ये क्या चीज़ है? ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की अलामत हो सकती है। कि एक बीमारी तो अभी मैंने मेंशन की चंद सेकंड्स पहले, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ये इब्तदाई अलामात में से भी हो सकती है, मायोकीमियाज हो सकते हैं जो कि इसकी अलामत हो सकती है। इसके अलावा ये थरथराहट या वाइब्रेशन जो है न्यूरोपैथी का फीचर भी हो सकती है। अगर ये पाँव में और हाथों में सनसनाहट वाली फीलिंग हो तो ये जो है ये न्यूरोपैथी का जो नर्व्स का प्रॉब्लम होता है उसके अंदर भी, नर्व की डिजीज़ में भी ये हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है वो टेंशन, एंग्जाइटी, परेशानी है। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात से प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक ही वक्त में सोच रहे होते हैं और उन पर हमारा दिमाग वर्क कर रहा होता है, तो ये उसमें भी इस तरह की कैफियत हो जाती हैं कि लम्हाती तौर पर हमारे जिस्म का एक हिस्सा फड़कता है या आँख फड़कनी शुरू हो जाती है। और ये जब हमारी वो टेंशन, एंग्जाइटी ओवर होती है तो ये उससे बेहतर हो जाती है। इसका मतलब है दिमाग को उस वक्त अपना काम ज़्यादा करना पड़ता है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं असल में, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अच्छा, और इसमें एक और अहम चीज़ जो कि बड़ी कॉमन है, हमारे पास लोग आते हैं और यादाश्त की कमी की शिकायत करते हैं। ये यादाश्त की कमी की शिकायत जब मरीज़ खुद लेके आता है तो अमूमी तौर पर उसको कोई डिमेंशिया का प्रॉब्लम नहीं होता, उसको कोई यादाश्त की कमी का या निस्यान का प्रॉब्लम नहीं होता। अमूमी तौर पर उसकी प्री ऑक्यूपेशन होती है जब हम टेंस होते हैं, परेशान होते हैं, किसी बात से अपसेट होते हैं, या हम बहुत सारी बातें एक ही वक्त में सोच रहे होते हैं, तो हमारी दिमाग की रिट्रीवल पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। हम कोई बात याद करना चाहते हैं बात करते हुए तो हमें वो बात भूल जाती है। वो चंद सेकंड्स के लिए हम अपने आप से उलझते रहते हैं कि मुझे बात क्यों नहीं याद आ रही, और जब वो काम हमारा हो जाता है तो हमें थोड़ी देर बाद वो बात याद भी आ जाती है। ये एक्चुअली डिमेंशिया नहीं है, ये प्री ऑक्यूपेशन है, डिप्रेशन है या साइकोलॉजिकल सिम्टम है। जो प्योर डिमेंशिया है उसके अंदर ये अलामत होती है कि मरीज़ को खुद पता नहीं होता, मरीज़ खुद अपनी इस भूलने वाली आदत को रियलाइज़ नहीं करता। मरीज़ की फैमिली जो है वो इस चीज़ को नोटिस करती है कि मरीज़ बातों को भूलना शुरू हो गया है, मरीज़ चीज़ों को भूलना शुरू हो गया है। उसकी पुरानी मेमोरी जो है, जो पास्ट मेमोरी है, चंद साल, 10 साल, 20 साल और 50 साल पहले वाली मेमोरी, वो सारी ठीक होगी, लेकिन अभी जो आज कल कौन आया, कौन गया, क्या खाया, क्या पिया, वो मेमोरी अफेक्ट होती है। और बसाव का तो ये सूरत हाल होती है कि मरीज़ नमाज़ पढ़ता है, उसे याद नहीं होता कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, वो फिर दोबारा नमाज़ पढ़ता है। मरीज़ खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद वो अपने घर वालों से ये शिकवा करता है कि आपने मुझे खाना नहीं दिया। सो वो ये भी फरामोश कर देता है, भूल जाता है कि उसने खाना खाया है या नहीं खाना खाया। अच्छा डॉक्टर साहब, अर्ली एजेस में ये बीमारी और लास्ट एजेस में बीमारी जब बुजुर्गी की तरफ बंदा जाता है तो उस वक्त इस बीमारी की कैफियत ज़्यादा हो जाती है। आसान लफ्ज़ों में इसे अल्जाइमर कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। अल्जाइमर भूलने की बीमारियों में सबसे कॉमन एंटिटी है, जो कि अब रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाज साहब की एफ़र्ट से हमने पंजाब में पहला मेमोरी क्लिनिक और अल्जाइमर क्लिनिक बरोज़ सोमवार शुरू कर लिया है, जो कि जिसका अब अनकरीब इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। और इसमें जो नसियान के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ हैं उनकी कंप्लीट एवेल्यूएशन की जाएगी। इसमें से बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि कुछ तो मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी
टेंशन या परेशानी या एंग्जाइटी या डिप्रेशन की वजह से सूडो डिमेंशिया होता है। एक्चुअली डिमेंशिया नहीं होता, नशियान नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता, ये सूडो डिमेंशिया होता है जो कि डिमेंशिया लाइक सिम्टम देते हैं। एक्चुअली मरीज़ को डिप्रेशन होता है जिसका जब इलाज किया जाता है तो ये डिमेंशिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो उसकी कंप्लीट इवैल्यूएशन के लिए हम जो है वो एक डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल प्रिंसिपल प्रोफेसर महमूद अयाज साहब और हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रोफेसर यास्मीन राशिद, उनकी रिकमेंडेशन पर हम ये शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सर्विस हम पंजाब के अवाम के लिए ये देंगे। डॉक्टर साहब, एक आम बीमारी है, लोग शिकायत इसकी करते हैं कि हाथ सुन्न हो जाता है और सुबह जब उठते हैं तो कुछ जिस्म का कुछ हिस्सा जो होता है ना वो सुन्न होता है, लेकिन जब आप रनिंग में आते हैं, चलते फिरते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। ये क्या चीज़ है? ये दो किस्म की चीज़ें हैं एक्चुअली। तो ये जो हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना ये बड़ा कॉमन है और ये नसों के प्रॉब्लम की वजह से होता है, नर्व्स के प्रॉब्लम की वजह से, इसे न्यूरोपैथी कहते हैं। और ये न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ तो अब एक एपिडेमिक की तरह हमारे मुआशरे में बढ़ गई है। शुगर बढ़ गई है। शुगर जब नसों पे जितनी पुरानी होती जाती है उतना ही ज़्यादा वो नसों के ऊपर अफेक्ट करती जाती है। जब नसों पे वो अफेक्ट करती है तो मरीज़ की पाँव और हाथ सुन्न होते हैं। पहली अलामत अमूमी तौर पर मरीज़ को ये होती है कि उसको सुइयाँ चुभनी शुरू होती हैं या जैबिंग शूटिंग पेन्स होती हैं ऐसे जैसे, और वो इतनी ज़्यादा बसा औकात ये शक्ल इख्तियार कर लेती है कि मरीज़ को जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस भी हैं, लाइक आप हाथ लगाते हैं तो कोई पेन नहीं होती, ऐसे नॉन पेनफुल स्टिमुलाई जो हैं वो भी पेनफुल हो जाते हैं। मरीज़ रात को सोता है तो बेड शीट जो है वो पाँव के साथ टच होती है तो मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया है, शदीद करंट की तरह की फीलिंग उसको आती है। अच्छा, जब ये कुछ बात मैं आपकी काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये भी बताते चले अपने सुनने वालों को। एक तो ये चीज़ होगी, कुछ कहते हैं कि इसमें मोटापा भी बड़ा अफेक्ट करता है कि जिस तरफ मतलब चर्बी हो या ज़्यादा हो उस एरिया की नसें तंग हो जाती हैं और वो उनमें खून की रवानी नहीं होती, इस वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी की तरफ आ रहा हूँ। इस शुगर से पहली स्टेज ये थी कि जैबिंग शूटिंग पेन्स हुई और जैसे जैसे ये शुगर पुरानी होती गई तो फिर क्या हुआ कि जैबिंग शूटिंग पेन्स जो हैं वो नमनेस से रिप्लेस हो गई, यानी मरीज़ की टांगें और पाँव जो हैं वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। इस कदर सुन्न हो जाते हैं कि मरीज़ को अगर खुदा ना खास्ता उसे कोई शीशा चुभ जाए या कोई चीज़ नीचे कांटा चुभ जाए तो उसे ये भी एहसास नहीं होता कि मुझे कांटा चुभ गया और मेरे पाँव से अगर ब्लीडिंग हो जाए तो वो भी पता नहीं चलता। और ये रिज़ल्ट करता है डायबिटिक फुट में, जिसमें वो अल्सर बन जाता है और मरीज़ का पाँव ख़राब हो जाता है और बाद में हमें वो काटना पड़ता है। शुगर कंट्रोल करना बड़ा अहम है। दूसरी, शुगर के साथ शुगर के मरीज़ अमूमी तौर पर थोड़ा मोटापा माइल होते हैं। तो आपने जैसे वो बात की, ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है कि मरीज़ जब आप एक रुख पर या एक करवट पर आप काफ़ी देर तक लेटते हैं तो आपका उस साइड वो सुन्न हो जाती है। ये आसाबी कमज़ोरी की अलामत है जो बेहतर हो जाती है। ये नस या नर्व जो कंप्रेस हो जाती है जिस साइड पे हम लेटते हैं उससे ये हो जाता है। लाइक जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं या वो हाथ से बहुत ज़्यादा काम करने वाला काम होता है तो वो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से उनकी यहाँ नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। मोटापे की वजह से यहाँ एक मीडियन नर्व होती है हाथ में, वो कंप्रेस होती है जिसमें मरीज़ का अंगूठा, जो शहादत की उंगली है और दरमियानी उंगली है, वो ये 3 उंगलियां सुन्न हो जाती हैं और ये उंगली जो आपकी रिंग फिंगर जिसको बोला जाता है ये भी आधी सुन्न हो जाती है। सो ये, और जब प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से जो है प्रॉब्लम होता है उसमें अमूमी तौर पर जो है मरीज़ की जो छोटी फिंगर है वो सुन्न होती है और रिंग फिंगर का जो छोटी उंगली की तरफ हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है। सो ये कंप्रेशन न्यूरोपैथी है, नस की कंप्रेशन की वजह से, उस पर दबाव आने की वजह से होती है। तो ये तो ऐसी चीज़ें आपने बताई, ये तो मुझे तो होती हैं ये वाली, अमूमन होती हैं। जब मैं काम कर रहा हूँ तो कंप्यूटर पे तो मेरे ये ज़्यादा देर तक, जी ज़्यादा देर तक, या सुबह मैं उठूँ, नस यहाँ नर्व गुजरती है, अल्लर नर्व बोलते हैं, जो यहाँ से जब हम प्रोलॉन्ग ऐसे बैठ रहे होते हैं तो हमारी ये नस यहाँ नीचे आके तो वो थोड़ी उस पर दबाव आ जाता है, उसकी वजह से ये रिंग फिंगर
आदि और लिटिल फिंगर जो है वो नम हो जाता और ऐसे जब हम उसको माउस वगैरह को पकड़ता हूँ तब भी ये हाथ जो है ना यहाँ से सुन्न होना शुरू है। हो ये जाता एक है। कॉमन फिनोमेना है, एक कॉमन फिनोमेना है। तो इसमें जो है वो अपने पोस्चर को थोड़ी देर प्रोलॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करें तो ये बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर ये बेहतर ना हो तो उसमें एक नसों का टेस्ट होता है जिसको नर्व कंडक्शन स्टडीज़ बोलते हैं। ये नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवाया जाए और फौरी तौर पर माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाया जाए जो कि इस मर्ज की तशखीस करे। अच्छा, दूसरा आप बात कर रहे थे कि एक तरफ सोते हुए, अच्छा एक तरफ बंदा 4-5 घंटे सो गया, जब वो सुबह उठता है तो उसका वो एरिया जो होता है वो सुन्न हुआ होता है, लेकिन आज कुछ तो ऐसा महसूस होता है कि वो उसमें जान नहीं है, लेकिन जैसे ही बंदा बेदार हो तो आहिस्ता 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 उसमें जान आनी शुरू हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा सर इसमें बड़ी एक चीज़ नज़र आती है कि बंदा जब उठता है बेड से तो उसको चक्कर आ जाते हैं, ये क्या चीज़ है? इसमें ये जो दूसरी बात आपने की कि उठता है और चक्कर आ जाते हैं, ये एक कॉमन फिनोमेना है। नॉर्मली जब आप और मैं लेटे हुए उठते हैं या बैठ के उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और वो ब्लड प्रेशर इन दी फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स के भी कोई हज़ारवें हिस्से में अल्लाह पाक ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम या आसाबी निज़ाम बनाया है, वो ऑटो करेक्शन हो जाती है, वो गिरता है और ऑटो करेक्शन हो जाती है। जब हमारा ये निज़ाम इसके अंदर कोई खलल आ जाता है तो वो ऑटो करेक्शन नहीं होती। तो मरीज़ जैसे ही लेट के उठा है तो उठते ही उसको चक्कर आ जाएंगे, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा और वो अचानक गिरने लगेगा। सो ये एक बीमारी है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट में बड़ी ज़्यादा कॉमन है। लो डायबिटीज़ के हाई डायबिटीज़? डायबिटीज़ का मतलब, जब हम डायबिटीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं तो डायबिटीज़ का मतलब ये है हाई शुगर लेवल्स। तो मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि मेरी लो है तो उसमें हो जाता है, ये क्या? ये ब्लड प्रेशर के लो होने की वजह से आपका होता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लो होने की वजह से? जी, ये शुगर के लो होने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसको डायबिटीज़ वर्ड नहीं कहा जाता। अगर शुगर के वजह से ये हो तो अमूमी तौर पर मरीज़ को ठंडे पसीने आते हैं, पूरे जिस्म पसीने से भीग जाता है और नज़र आना बंद हो जाता है। तो शुगर के कम होने की अलामात ये होती हैं। ब्लड प्रेशर के कम होने की अलामात जैसे मैंने आपको बताया, वो खड़ा होता है तो अचानक से बीपी ड्रॉप करे और बीपी ड्रॉप करके तो मरीज़ को चक्कर आ जाता है या आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है लो बीपी की वजह से। सर आपने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। ये बताएं कि कुछ अरसा कबल तो ये जो ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे सेहत में ऐसे दौर में आप चले जाएं जो शुरुआती दौर है, तो उसमें तो ये आम फिजिशियन जो है इसको देखता था। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 16वीं सदी और 19वीं सदी के दरमियान में ये न्यूरोलॉजी जो है ना इसका आगाज़ किया गया। तो आज हम किस मुकाम पे खड़े हैं इस बीमारी के हवाले से, शोबा न्यूरोलॉजी के हवाले से? कि इसमें भी दो हमने निकाल लिया, एक न्यूरो फिजिशियन निकाल लिया, एक न्यूरो सर्जन निकाल लिया। न्यूरो फिजिशियन, जहाँ तक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन की बात है, ये एक बहुत अहम शोबा है। इसे कंसीडर किया जाता था और कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत मुश्किल फील्ड है, इसमें लोगों का रुझान बहुत कम है, लेकिन ये बड़ा अहम फील्ड है। पूरी दुनिया में आप देखिए कि अमेरिका की अगर बात करें और यूके की बात करें तो यूके और अमेरिका में हर 15,000 लोगों के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट है, और अमेरिका में ये 15 लाख लोगों के लिए 15,000 लोगों के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट है। अमेरिका में भी और यूके में भी ये रेशो चल रही है कि 15,000 लोगों के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट है। अब पाकिस्तान में ये रेशो ख़तरनाक हद तक अलार्मिंग फिगर है हमारे लिए कि पाकिस्तान में 1.7 मिलियन लोगों के लिए, यानी 17 लाख लोगों के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट है। वो न्यूरोलॉजिस्ट है कि न्यूरो फिजिशियन है? न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो फिजिशियन एक ही हैं। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो फिजिशियन सिनोनिम्स हैं। न्यूरो सर्जन डिफरेंट है। न्यूरो सर्जन्स आपको मिल जाएंगे लेकिन न्यूरो फिजिशियन नहीं मिलेंगे। इस वक्त जो पंजाब में ट्रिपल फिगर में हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यानी 100 से ज़्यादा पूरे पंजाब में, और पंजाब की आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा है। 4 करोड़ तो हो नहीं सकती। 4 करोड़ से भी ज़्यादा ही तकरीबन 6, 7, 8 बनती है। अगर 8 करोड़ है तो 8 करोड़ है, आप उसके लिए देखिए कि 8 करोड़ के लिए हमारे पास 100 न्यूरोलॉजिस्ट भी पंजाब में नहीं है। सो ये एक ऐसा फील्ड है जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसमें स्पेशलाइजेशंस
अब शुरू करवाई जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ट्रेन किया जाए। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत पंजाब इसमें अब एफ़र्ट भी कर रही है और आने वाले दिनों में आपको बहुत बेहतरी की चीज़ें भी आपको मिलेंगी। हमारा ये डिपार्टमेंट जो है वो प्रोफेसर महमूद अयाज साहब की सरबराही में काम कर रहा है और इस वक्त जो है हमारे पास मेरे पास जो है मेरे साथ 7 लोग हैं जिनकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं फॉर FCPS न्यूरोलॉजी, और एक स्टूडेंट जो है वो ट्रेन हो रहा है फॉर MD न्यूरोलॉजी। ऐसे ही लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जो है अब ट्रेनिंग शुरू हो गई है और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1985 से उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं अपने असातिज़ा की बात करूं तो प्रोफेसर मोहम्मद नसरुल्लाह साहब, प्रोफेसर नईम कसूरी साहब और प्रोफेसर अतर जावेद साहब, प्रोफेसर एहसन नुमान साहब, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको और बेहतर अंदाज में खिदमत करने की तौफीक दे और हम भी जहाँ जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूट करें। सर ये बात हमने की, हमने असल बात तो की नहीं कि आपके पास एक पेशेंट आता है उसको आप तशखीस कैसे करते हैं? बुनियादी तौर पर तशखीस के 2 मराहिल होते हैं। एक मरहला मरीज़ की अपनी अलामात होती हैं जिनको हम सिम्टम्स बोलते हैं, और फिर जब हम मरीज़ हमारे पास आके वो सिम्टम्स बताता है तो हम फिर उन सिम्टम्स को इवेल्युएट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट से, जो हम उसे क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं उसका मुआयना करके। इसकी बेसिस पर हम अपनी जो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, हमारे डायग्नोसिस की लंबी लिस्ट है, उसको हम शॉर्ट करते हैं और हम उस लिस्ट को 4 या 5 या 6 बीमारियों में हम उसमें फनल डाउन कर लेते हैं, ले आते हैं। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि अगर हमें महसूस होता है कि ये कोई ऐसी बीमारी है जो दिमाग से रिलेटेड है तो हम उसका CT स्कैन या MRI करवाते हैं। कोई ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक़, जैसे मैंने मिर्गी कही, जिसका ताल्लुक़ जो है वो आसाब के जो खुलिये हैं उनके शॉर्ट सर्किट होने से होता है, तो उसमें हमारे पास हमारे यहाँ एक फैसिलिटी मौजूद है EEG की। ये टेस्ट जो दिमाग की खुलियों में जो बेकायदगी होती है उससे बेकायदा और बहुत ज़्यादा इखराज होता है, उसको पिक करने के लिए, या दिमाग में अगर कोई स्लोइंग कहीं किसी एरिया में स्लोइंग हो जाए तो उसको पिक करने के लिए हमारे पास EEG की फैसिलिटी मौजूद है जो हमारे इस डिपार्टमेंट में भी मौजूद है। और इसके अलावा जैसे हमने नसों की बात की या पट्ठों की बीमारियों की बात की, तो उन नसों की या पट्ठों की बीमारियों के लिए भी हमारे पास टेस्ट मौजूद है जिसको नर्व कंडक्शन स्टडीज़ बोलते हैं, और ये नर्व कंडक्शन स्टडीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब रिसेंटली प्रोफेसर महमूद अयाज साहब की सरबराही में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम जो है वो जो लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, ऐसी दिमागी बीमारियाँ, आसाबी बीमारियाँ जिसमें मरीज़ की जान जा सकती है, उसके लिए एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी होती है जो कि एक्चुअली लाइफ सेविंग होती है। वो ट्रीटमेंट मोडेलिटी है प्लाज्माफेरेसिस। हम उस प्लाज्माफेरेसिस की अवेलेबिलिटी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहाँ अवेलेबल हो जाए और हम जो है मरीज़ के खून की सफाई कर सकें। और जैसे मैंने आपको कहा, स्ट्रोक सेंटर बनाने के लिए कोशिशें प्रोफेसर महमूद अयाज साहब कर रहे हैं, और ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं हेल्थ प्रोफेसर यास्मीन राशिद, उनकी हमें भरपूर मुआवनत और उनकी सरबराही में हम इस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो फालिज के मरीज़ों के लिए जो 3 से 4.5 घंटे तक रिपोर्ट कर जाते हैं इमरजेंसी में, उनके लिए माजूरी से बचने के लिए एक इंजेक्शन है TPA। अभी तक तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर से बात हो रही है और वो कोशिश कर रही हैं, और हम बड़ा करीब पहुंच गए हैं इस इंजेक्शन को अप्रूव करवाने के लिए। उसमें बड़ी अहम कोशिशें हैं। 2 नाम मैं मेंशन करूंगा, प्रोफेसर यास्मीन राशिद साहब के साथ, साहिबा के साथ 2 नाम मैं मेंशन करूंगा। प्रोफेसर अतर जावेद साहब जो कि हु इज़ द प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी, वो बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं, और प्रोफेसर कासिम बशीर जो कि पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं,
वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट के लेवल पर हमें भरपूर मुआवनत हासिल है प्रोफेसर महमूद अयाज साहब की, जो कि इस मामले में हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम जो है इस मच नीडेड इंजेक्शन की फराहमी को हम यकीनी बना सकेंगे आने वाले दिनों में। इसके अलावा सर आप जो है इस वक्त बात कर रहे हैं हम आपके साथ न्यूरोलॉजी के हवाले से। आपने अभी अपनी बात में कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं न्यूरोलॉजी के हवाले से जिनकी अगर शिद्दत हो तो मरीज़ की डेथ वाक़या हो सकती है, वो कौन सी है ज़रा बताएं। एक बड़ी कॉमन बीमारी है जो एक वायरस का हमला होता है नसों के ऊपर। इसको आम लफ्ज़ों में GBS के बोलते हैं, ज्ञानबारी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ की टांगों की नसों पर और बाजुओं की नसों पर वायरस का हमला हो जाता है और उसके नतीजे में मरीज़ का अचानक से जो है वो पाँव से ये प्रॉब्लम शुरू होता है और कमज़ोरी बढ़ते बढ़ते दिनों में जो है वो पूरी टांगों को इन्वॉल्व करती है और उसके बाद हाथों को भी बाजुओं को भी इन्वॉल्व कर लेती है। और जब ये जो सांस के पट्टों को इन्वॉल्व करती है तो फिर उस सूरत में मरीज़ का अचानक से सांस रुक सकता है, या ये खुदा न खास्ता इसके साथ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज होते हैं। बसा औकात ये हार्ट को इस तरह अफेक्ट कर लेती है कि मरीज़ की दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और उसके नतीजे में मरीज़ की जान भी जा सकती है। ये एक ऐसी असाबी बीमारी है, नसों की बीमारी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा हो सकती है। और उसके लिए दो चीज़ें हैं जो कि लाइफ सेविंग है। एक प्लाज्माफेरेसिस जिसको खून की सफाई भी कहा जाता है, और दूसरी जो है एक इंजेक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। वो ये दो इसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं जो कि इन मरीज़ों को दी जाती हैं जिनसे मरीज़ की जान बच सकती है। इस वक्त भी हम जो है वो अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारी NGOs और बहुत सारे मुखय्यर हजरात के ताउन से वो खून की सफाई या प्लाज्माफेरेसिस कर रहे हैं बहुत ही कम अखराजात में। लाइक अगर हम उसको प्राइवेटली करवाएं तो वो जो है वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के करीब जो है वो ख़र्च होता है मरीज़ का। एक सेशन जो है 20 से 25 हज़ार का सेशन होता है, लेकिन हम उसको कंसेशनल रेट्स पर जो है वो मुखय्यर हजरात के उस पर वो हम कर रहे हैं। यानी कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में न्यूरोलॉजी का मुस्तकबिल जो है वो बहुत अच्छा, बहुत अहम रोल किरदार भी अदा करेगा आने वाले दिनों में। इंशाल्लाह हम अपनी मट्टी का कर्ज चुकाने के लिए, हम न्यूरोलॉजिस्ट कम ज़रूर हैं लेकिन हम अपनी मट्टी का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं। और हम सभी डिटरमेंट हैं डिलीवर करने के लिए, हम सभी डिटरमेंट हैं अपने मरीज़ों को सर्विसेज देने के लिए और अपनी मट्टी का कर्ज उतारने के लिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हमने अपनी मट्टी में जीना है, मरना है, अपने लोगों के साथ रहना है, और हम इंशाअल्लाह अपने लोगों को जो इंसानियत के हवाले से जो सर्विसेज हैं वो हम देंगे और अपनी पूरी कोशिशें जारी रखेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम साहब, आपने हमें वक्त दिया और न्यूरोलॉजी के हवाले से जो मुफस्सल गुफ्तगू की, हमारे सुनने वालों ने भी वो सुनी और देखने वालों ने भी उसको देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।